शिक्षार्थियों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी शिक्षा विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय आइजॉल से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आज का विषय अत्यंत सरल है क्योंकि हम सभी इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, अतः हम सभी कुछ न कुछ इस विषय पे बोल सकते हैं। साथ ही साथ यह कठिन भी है क्योंकि संपूर्ण और अंतिम रूप से इस विषय पे कुछ कहना संभव नहीं है। मैंने आज की चर्चा को भाषा के 4 कौशल, क्योंकि आप जानते हैं सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना में से तृतीय कौशल पठन के एक पक्ष बोधात्मक पठन के आसपास बांधने का प्रयास किया है। आज की चर्चा को उद्देश्यपूर्ण बनाते हुए सर्वप्रथम हम यह जान लें कि पठन से लाभ क्या है। बुश और ह्यूबनर महोदय ने अपनी पुस्तक में 24 लाभों की एक सूची प्रस्तुत की है। उनमें से कुछ इस प्रकार है: दुनिया के श्रेष्ठ विवेकशील व्यक्तियों का सानिध्य प्राप्त करना, जिज्ञासा शांत करना, समस्या समाधान करना, नए विचारों को उपजाना, तरोताजा होना, अवांछनीय परिस्थितियों से बचना, अपनी मन स्थिति को ठीक रखना, भावात्मक रूप से बुद्धिमान होते हुए एक सार्थक मानव जीवन व्यतीत करना। अलग अलग विषयों के पठन से और अलग अलग व्यक्तियों के पठन स्तर से हम सभी को इनमें से अलग अलग लाभ हो सकते हैं। अब हम ये जान लें कि पठन या बोधात्मक पठन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के संप्रत्यय को जानने से पहले हमें पठन या रीडिंग का संप्रत्यय जान लेना चाहिए। पठन को एक प्रक्रिया के रूप में, एक कौशल के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं और इन परिभाषाओं के विभिन्न संदर्भ भी हैं। जैसे पठन को हम एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, एक सामाजिक प्रक्रिया, एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया, तंत्रिका तंत्रीय प्रक्रिया। सरलतम शब्दों में शब्द मूल और स्वर मूल में अनुरूपता की समझ ही पठन है। लिखित प्रतीकों पर मौखिक प्रतिक्रिया को हम पठन कह सकते हैं। पाठ की संक्रिया से ज्ञान में हुए परिवर्तन को पठन कहते हैं। पठन एक अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है। पठन के विषय में कुछ परिभाषित तथ्य: पठन बोली भाषा की तरह एक नैसर्गिक क्षमता नहीं है। जैसा कि किसी भाषाई परिवेश में रहते हुए एक बच्चा उस भाषा को सीख ही लेता है, लेकिन पढ़ने की क्षमता के लिए हमें अन्वेषण की आवश्यकता होती है। पठन हमारी शिक्षा व्यवस्था का आधार है, साथ ही प्रथम और अंतिम लक्ष्य भी है। पठन एक जटिल शारीरिक मानसिक प्रक्रिया है। पठन एक स्तर पर खेल भी हो सकता है। पठन की क्षमता हमें एक पूर्ण व्यक्तित्व प्रदान करती है। प्रसिद्ध निबंधकार सर फ्रांसिस बेकन के शब्दों में कहें, रीडिंग मेक द फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग ऑन ए चेक मैन। बुश और ह्यूबनर लिखते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसायिक क्षेत्र में औरों से अच्छा है तो उसका तात्पर्य है कि वह एक अच्छा पाठक है। एक अच्छा पाठक बोध स्तर के पठन में लिप्त रहता है। बोधात्मक पठन की जो प्रक्रिया है विभिन्न प्रक्रियाओं का एक जटिल समुच्चय है। इसको समझने से पहले हम ये जान लें कि जो पठन की प्रक्रिया है उसमें कई स्तर हैं। इसी पठन की एक सामान्य प्रक्रिया को भाषाविदों ने विभिन्न कौशलों में या विभिन्न प्रक्रियाओं में बांटा है, जिसमें कुछ निम्न स्तर के कौशल हैं जैसे कि शब्द पहचान कौशल, और उच्च स्तर के कौशल जैसे कि बोध या कंप्रीहेंशन।
कुछ विद्वानों के वर्गीकरण में पठन संबंधित कौशलों व उपकौशलों की संख्या 30 से अधिक हो जाती है। एक वर्गीकरण के हिसाब से पठन की प्रक्रिया में 4 कौशलों के वर्ग हैं, जिसमें शब्द आघात कौशल, बोध कौशल, प्रवाह कौशल, समालोचनात्मक पठन कौशल। बोध क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि एक उच्च स्तरीय पठन कौशल है, पठन की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, पठन की प्रक्रिया का लक्ष्य है। बोध की प्रक्रिया एक सक्रिय और परिशुद्ध प्रक्रिया है। बोध पाठक के आधारभूत ज्ञान से नए तथ्यों के संसर्ग का परिणाम है। बोधात्मक पठन अर्थ रचना की एक प्रक्रिया है। अर्थ रचना की प्रक्रिया में हम 3 तत्वों को महत्वपूर्ण मानते हैं। एक पाठक, जिसके क्षमताएं, पूर्व ज्ञान आदि अर्थ रचना को प्रभावित करता है। पाठ सामग्री और परिस्थिति विशेष। पाठ सामग्री से तात्पर्य है कि वो किस विषय की पाठ सामग्री है, उसकी संरचना कैसी है, कितनी ध्रुव है और कितनी सरल शब्दावली का प्रयोग किया गया है। और परिस्थिति विशेष कि पाठक किस परिस्थिति में पढ़ रहा है। जैसे आप समझ सकते हैं कि जब हम परीक्षा के संदर्भ में पढ़ते हैं, परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, तो हमारी समझ दूसरी होती है, और जब हम फुर्सत के क्षणों में आनंद अनुभूति के लिए पढ़ते हैं तो हमारी समझ अलग होती है। बोधात्मक पठन का संप्रत्यय संज्ञानात्मक और भाषाई क्षमताओं का एक जटिल संप्रत्यय है। 2 क्षमताओं के योग से बना है। कह सकते हैं कि यह संप्रत्यय भाषाई और संज्ञानात्मक क्षमताओं के जटिल ताने बाने से बना है। यह वह स्तर है जहां हम भाषा की शक्ति को और अधिगम की शक्ति को अलग अलग नहीं कर सकते। शायद इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रसिद्ध भाषाविद हैलीडे ने भाषा आधारित अधिगम सिद्धांत का प्रस्ताव रखा हो। सार रूप में अगर हम कहें तो संदर्भ विशेष और संचित ज्ञान का प्रयोग करते हुए पढ़े जा रहे पाठ से अर्थ प्राप्त करने की क्षमता को हम अवबोध कौशल या अवबोध पठन या बोधात्मक पठन कह सकते हैं। यह एक प्रकार से अर्थ प्राप्त करने की प्रक्रिया है, और अर्थ के भी कई स्तर हैं। जैसा कि पूर्व में मैंने कहा था कि पठन एक जटिल प्रक्रिया है, कई प्रक्रियाओं का समूह है, और अधिक तथ्यात्मक रूप से कहें, पठन जटिल प्रक्रियाओं के समूहों का समूह है। उसमें एक बोध पठन की प्रक्रिया है, जिसमें लिखित शब्दों और वाक्यों से अर्थ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थबोध में भी स्तर हैं, जैसे शाब्दिक अर्थबोध तुलनात्मक रूप से निम्न स्तर का कौशल कहा जा सकता है, जिसमें भाषाई क्षमताएं जैसे शब्दकोश, व्याकरण आदि के ज्ञान का प्रयोग होता है। व्यंजनात्मक अर्थ फिगरेटिव मीनिंग, जहां उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक शक्ति जैसे तर्क क्षमता का प्रयोग होता है। बोध कौशल में भी अनेक घटक या उप कौशल शामिल हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। व्याकरण दक्षता, शब्द रचना ज्ञान, वाक्य रचना ज्ञान, संदर्भ विशेष का ज्ञान, संचित ज्ञान राशि से सहायता लेने की क्षमता, पाठ संरचना की पहचान, अनुमान लगाने की क्षमता, मूल्यांकन करना। जब हम कोई पाठ को पढ़ते हैं तो इन क्षमताओं का सहारा लेते हैं और इन कौशलों का सतत रूप से प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हम यह स्पष्ट कर दें कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है वो पठन की प्रक्रिया का एक अंग है। हम इसको कक्षा कक्ष में बच्चों के मूल्यांकन के संदर्भ में न समझें,
जैसे कि हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब भी हम कोई निबंध या उपन्यास पढ़ते हैं तो उसके शीर्षक से ही कुछ अनुमान लगाते हैं, कुछ उस विषय के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, कुछ हम अपनी प्रकल्पना करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, हाइपोथेसाइज करते हैं। जो हम अनुमान लगाते हैं उस अनुमान का बढ़ते हुए सतत रूप से मूल्यांकन करते रहते हैं और हम उस विषय के बारे में क्या समझ रहे हैं इस बात का भी मूल्यांकन करते रहते हैं। अगर उसमें हमारी समझ में कहीं कोई कमी होती है तो हम विभिन्न युक्तियों का प्रयोग करते हुए, जैसे कि पुनः उस पैराग्राफ को पढ़ना या अपनी पढ़ने की स्पीड को कम कर लेना आदि का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पठन की प्रक्रिया में मूल्यांकन एक सतत रूप से चलने वाली उप प्रक्रिया है। बोधात्मक पठन की प्रक्रिया में उच्च स्तरीय चिंतन क्षमताओं जैसे पूर्वानुमान, परिकल्पना, विश्लेषण, पुष्टिकरण, खंडन आदि का सतत प्रयोग होता है। हम कह सकते हैं कि चिंतन के बिना अवबोध पठन संभव नहीं है। बोधात्मक पठन के विषय में कुछ हम सार तत्वों को समझ लें। बोधात्मक पठन में अनेक भाषाई और संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं शामिल हैं जो संरचनात्मक रूप से विभिन्न उप प्रक्रियाओं के समूह हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बोधात्मक पठन जो कि पठन की प्रक्रिया का एक अंग है, उसमें भी बहुत सारी उप प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो बोध पठन की जब बात करेंगे, बोधात्मक पठन की जब हम बात करेंगे तो हम किसी एक तथ्य की बात नहीं करते हैं, एक प्रक्रिया की बात नहीं करते हैं, हम कई प्रक्रियाओं और कई क्षमताओं की एक साथ बात करते हैं। बोधात्मक पठन में अधिसंज्ञानात्मक मेटाकॉग्निटिव क्षमताओं और युक्तियों का प्रयोग होता है। विभिन्न शोधों से यह सिद्ध हुआ है कि अधिसंज्ञानात्मक युक्तियों के शिक्षण द्वारा बोधात्मक पठन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अभ्यास द्वारा मस्तिष्क में पठन परिपथ का निर्माण करते हुए अर्थ रचना की सहजता को प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम बोध क्षमता का विकास कह सकते हैं। इन तथ्यों से हम समझ सकते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों में बोधात्मक पठन क्षमता का विकास कर सकते हैं। और दूसरा यह कि पठन एक नैसर्गिक प्रक्रिया नहीं है। हमारे मस्तिष्क में उसके लिए कोई जन्मजात सॉफ्टवेयर या सर्किट या परिपथ पहले से उपलब्ध नहीं है। हम कह सकते हैं कि अनुदेशन की प्रक्रिया के द्वारा हमारे मस्तिष्क में पठन के लिए एक परिपथ का निर्माण होता है, जिसमें अभ्यास के द्वारा हम सहजता को प्राप्त कर लेते हैं और प्रारंभ में हम किसी भी लिखे हुए वाक्य और पैराग्राफ से कठिनाई से शाब्दिक अर्थ निकाल पाते हैं। बाद में हम सहजता से उसके व्यंजनात्मक अर्थ और छिपे हुए अर्थों को निकाल लेते हैं। इसी सहजता से समझने की प्रक्रिया को हम बोधात्मक पठन कह सकते हैं। बोधात्मक पठन के विभिन्न पक्ष हैं, जैसे कि अधिसंज्ञानात्मक युक्तियों का प्रयोग करते हुए पठन, बोधात्मक स्तर का पठन करने वाले पाठक की क्या पहचान है। इन सभी विषयों पर हम अलग से चर्चा करेंगे। आशा है कि यह वीडियो आपके समझ में बढ़ोतरी करेगा और आप इस विषय में एक दिशा प्राप्त कर सकेंगे। धन्यवाद।